मई 26 के एमटीपीस में आईसीआई ने कौन कौन से नए क्वेश्चंस पूछे एंड इन नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन स्टडी मैट से डायरेक्टली रिपीट करे हैं एंड कौन कौन से क्वेश्चन में आईसीआई ने ब्लंडर्स करे हैं, मिस्टेक्स करे हैं, सभी पॉइंट डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। तो जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं हूं सीए रोहित चीपड़। स्वागत है आपका हमारे आज के इंपॉर्टेंट सेशन में, जहां पर हम आपके साथ कवर करने वाले हैं एएफएम मई 26 के दोनों एमटीपीस सीरीज 1 एंड सीरीज 2। हमने सभी एएफएम के एमटीपी को यहां पर एनालाइज कर रखा है और एनालाइज करके जो भी नए क्वेश्चन है उनको हाईलाइट कर रखा है ब्लू कलर के अंदर, और जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है उनका रेफरेंस दे रखा है कि ये क्वेश्चन आईसीआई ने कहां से रिपीट करा है, स्टडी मैट के कौन से पेज नंबर से और कौन सा क्वेश्चन नंबर है, एंड जो एम्बिगुअस क्वेश्चन है उनको स्टार मार्क कर रखा है। सर ये एम्बिगुअस क्वेश्चन क्या होते हैं? तो एम्बिगुअस क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जहां पर हमारा लॉजिकल आंसर आईसीआई के आंसर से मैच नहीं करता, क्योंकि आईसीआई ने कुछ ऐसे वियर्ड अजम्पशन लिए होते हैं या फिर कोई ब्लंडर करे होते हैं जिसकी वजह से लॉजिकल आंसर आईसीआई से मैच नहीं करने वाला है। तो सर एम्बिगुअस क्वेश्चन में करना क्या होता है? जो भी चीज आईसीआई ने करी है सेम चीज एग्जाम में करके आनी है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आप भी फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। स्टार्ट करेंगे मई 26 के एमटीपी सीरीज 1 से, एंड एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि सर यहां पर जो भी नोट्स हम यूज करेंगे इन सभी का गूगल ड्राइव लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडब्ल्यू ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो पीडब्ल्यू ऐप पर भी सारे पीडीएफ सारे मटेरियल अवेलेबल रहते हैं। स्टार्ट करते हैं मई 26 के एमटीपी सीरीज 1 से। बहुत ही सिंपल और इजी एमटीपी था। यहां पर जो एमसीक्यू केस सिनेरियो थे ये आपके रिपीटेड थे आपकी केस सिनेरियो बुक से, एंड देन यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 2A एम्बिगुअस क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पर एम्बिगुअस क्वेश्चन है। अब यहां पर एम्बिग्विटी क्या है? तो यहां पर ये क्वेश्चन स्टडी मैट के टीवाई के 25 से एज इट इज कॉपी पेस्ट करा, केवल फिगर्स को आईसीआई ने अपडेट करा है, बट कॉपी पेस्ट करते हुए आईसीआई के एग्जामिनर ने छोटी सी मिस्टेक कर दी है। क्या मिस्टेक है? क्विकली करते इसको डिस्कस। तो हमें जाना है आपके सीरीज 1 के क्वेश्चन नंबर 2A पर। तो ये रहा सीरीज 1 का एमटीपी। हमें चलना है क्वेश्चन नंबर 2A पर। कहां पर हो तुम? क्वेश्चन 2A। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2A। स्टडी मैट के अंदर आपको ये चैप्टर नंबर 10 फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर में मिल जाएगा। टीवाई के 25 से एज इट इज कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आईसीआई ने क्रिएट करा है। यहां पर छोटी सी एम्बिग्विटी क्या करी है आईसीआई ने सोल्यूशन में? क्वेश्चन तो आईसीआई ने बिल्कुल करेक्ट फ्रेम करा है, लेकिन सोल्यूशन में एक छोटी सी मिस्टेक करी है। तो केवल मिस्टेक वाला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको इसका डिटेल सोल्यूशन रेफर करना है तो हमने फॉरेक्स चैप्टर का फास्ट ट्रैक बैच अपलोड कर रखा है, वहां पर स्टडी मैट के सभी क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करे हैं। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है तो आप क्विकली मिस्टेक समझ जाओगे कि आईसीआई की तरफ से क्या मिस्टेक हुई है। तो यहां पर अगर आप देखते हो तो अप्रैल 1 2025 को स्पॉट रेट गिवन है यूएसडी और आईएनआर की, जो कि गिवन है हमें 0.011234 की, और करेंसी फ्यूचर की रेट गिवन है 0.011232 की। अब इन दोनों रेट का यूज क्या होता है? स्पॉट रेट को हम यूज करते आपकी रिसिप्ट्स को कन्वर्ट करने में, और फ्यूचर की रेट को यूज करते फ्यूचर को सेटल करने के लिए, फ्यूचर का गेन लॉस कैलकुलेट करने के लिए। तो ये इन दोनों का यूज होता है। आईसीआई ने क्या मिस्टेक करी? आईसीआई ने यहां पर आपके फ्यूचर की रेट को यूज करके आपकी रिसिप्ट्स को कन्वर्ट कर दिया, जो कि नहीं करना था। रिसिप्ट्स को कन्वर्ट करना है तो जो भी आपकी मैच्योरिटी के दिन स्पॉट रेट चल रही होती है इसी से हम कन्वर्जन करते हैं। फ्यूचर की रेट का केवल एक ही यूज है, आपके फ्यूचर का गेन लॉस कैलकुलेट करना, इसके अलावा कोई यूज नहीं होता है। तो क्विकली इसके आंसर पे चल के डिस्कस कर लेते हैं इस पॉइंट को कि क्या आईसीआई ने मिस्टेक करी है और क्या आईसीआई को करना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 2A है। यहां पर जो फ्यूचर्स वाला पार्ट है, यहां पर अगर आप देखते हो तो रिसिप्ट यहां पर आपको मिली है 10 मिलियन यूएस डॉलर की। आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है फ्यूचर वाली रेट से। आपको यहां पर फ्यूचर वाली रेट से कन्वर्ट नहीं करना था, कन्वर्ट करना था आपको यहां पर आपकी स्पॉट रेट से, जो कि 0.011234 है। तो केवल इस रेट को आप अपडेट कर दोगे तो आपका आंसर आईसीआई के आंसर से हो जाएगा मैच। तो अब सर एग्जाम में क्या करना है? एग्जाम के अंदर जो स्टडी मैट में कर रखा है वही आपको करना है। स्टडी मैट में क्या करा है? स्टडी मैट में यहां पर रिसिप्ट को कन्वर्ट किया गया स्पॉट रेट से, तो यहां पर ये रेट यूज नहीं करना था, यहां पर रेट यूज करना था 0.011234 वाला।
एग्जाम में आप क्या करोगे, एग्जाम में आप जो स्पॉट रेट ऑन मैच्योरिटी इसी को यूज करोगे। एमटीपी के इस वाले आंसर को इग्नोर करो। जो स्टडी मैट का आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल लॉजिकल है। यहां पर आईसीआई की मिस्टेक हुई है, यहां पर कोई अजम्पशन नहीं लिया आईसीआई ने, यहां पर आईसीआई ने मिस्टेक करी है, तो इस मिस्टेक को आपको एग्जाम में नहीं करना है। तो इनकेस आप एमटीपी सॉल्व कर रहे होंगे, आपका ये क्वेश्चन नहीं बना होगा, आपको लगा कि सर हमारे कंसेप्ट में प्रॉब्लम है क्या, आपके कंसेप्ट बिल्कुल करेक्ट है, केवल यहां पर आईसीआई की मिस्टेक हुई है। अगर आप चाहते कि हम इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करें तो आप कमेंट कर देना, हम अगर ज्यादा स्टूडेंट के कमेंट होंगे तो इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है तो यहां पर आपका टाइम नहीं लगाएंगे, जो नए क्वेश्चन है उन पर करेंगे फोकस। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि एम्बिग्विटी, आई होप कि आप सभी को क्लियर है कि आईसीआई से क्या मिस्टेक हुआ है। छोटी सी मिस्टेक है, ध्यान में रखना है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5B चैप्टर नंबर 9 डेरिवेटिव्स का नया क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन मतलब नया कंसेप्ट नहीं है, इस तरह का एज इट इज सेम क्वेश्चन स्टडी मैट में नहीं मिलेगा, लेकिन इस तरह के बाकी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मतलब कंसेप्ट के क्वेश्चन मिल जाएंगे लेकिन एज इट इज सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलते हैं डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 5B को। क्वेश्चन 5B कहां हो तुम, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5B, आपके डेरिवेटिव्स में हेजिंग के टॉपिक का है। हेजिंग का टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे डेरिवेटिव्स के चैप्टर में। हेजिंग में हम क्या डिस्कस करते हैं, हेजिंग में हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास कोई पोर्टफोलियो है, इस पोर्टफोलियो को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं मार्केट के चेंजेस से, आप अपने पोर्टफोलियो को हेज करना चाहते हैं मार्केट के चेंजेस से, तो हम बोलते हैं कि आपके पोर्टफोलियो का जो बीटा है, इस बीटा को जीरो करवा लो। अगर बीटा जीरो हो गया तो मार्केट में कितना भी चेंज हो, आपके पोर्टफोलियो में जीरो चेंज होगा। तो हेजिंग के अंदर हमारा टारगेट होता है कि बीटा आपका जीरो करवा दिया जाए ताकि आपका पोर्टफोलियो अच्छे से हेज हो जाए। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन पर फोकस करो। तो क्वेश्चन बोलता है कि मिस्टर एस एक स्पेक्यूलेटर है। स्पेक्यूलेटर क्या करते हैं, स्पेक्यूलेटर आपके फ्यूचर्स ऑप्शन में ट्रेड करते हैं एंड वहां पर प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। नेट पोजीशन बताइए कि क्या नेट पोजीशन लेनी है इंडेक्स के फ्यूचर में। सर इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स आपके मार्केट की टॉप कंपनीज का एवरेज है जो कि मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। तो इंडेक्स फ्यूचर का बीटा क्या होता है, इंडेक्स फ्यूचर का बीटा हमेशा 1 रहेगा जो कि मार्केट का बीटा होता है। अब यहां पर बताइए कि कंप्लीट हैज करना है अगेंस्ट फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। 2 ट्रांजेक्शन दे रखी है, दोनों ट्रांजेक्शन को हैज करना है, कैसे हैज करोगे। तो हेजिंग के अंदर हम कंसेप्ट पढ़ते हैं कि अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को ट्रांजैक्शन को हैज करना है तो नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय या फिर सेल कैसे कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, हम स्टार्ट करते हैं माइनस के साइन से। तो यहां पर मैं फॉर्मूला आपको लिखवा देता हूं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां पर माइनस के साइन से। सर माइनस के साइन से क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपने पोर्टफोलियो के अंदर लॉन्ग पोजीशन ले रखी है, पोर्टफोलियो को बाय कर रखा है, तो आपको फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो पोर्टफोलियो और आपकी फ्यूचर की पोजीशन में अपोजिट रिलेशनशिप रहता है, इसलिए हम लोग माइनस से स्टार्ट करेंगे। तो माइनस आपको लेना है आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू, मल्टीप्लाई करना है आपके बीटा के फैक्टर से। तो जो भी आपके बीटा का एडजस्टमेंट फैक्टर होगा इससे आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू से एंड आपके लॉट साइज से। अब क्वेश्चन के अंदर कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू गिवन नहीं है, लॉट साइज गिवन नहीं है, तो हम केवल यही करके आ जाएंगे, पोर्टफोलियो वैल्यू इनटू बीटा करके बता देंगे कि इतनी वैल्यू के फ्यूचर सेल करके आ जाना। हमें नहीं पता कि फ्यूचर कितने का है, लॉट कितने का है, हम आपको यह बता देंगे कि कितना आपको पोर्टफोलियो या फिर कितना आपको इंडेक्स फ्यूचर सेल करके आना है या फिर बाय करके आना है। अब समझिए कि क्या क्या पोजीशन आपके पास है। लॉन्ग पोजीशन ले रखी है मतलब बाय कर रखा है आपने कैश मार्केट में, मतलब आपने अपने जो स्टॉक मार्केट है वहां पर स्टॉक को बाय करा है 50 लाख रुपीस के ऑन द आर लिमिटेड। तो आर लिमिटेड के 50 लाख रुपीस के स्टॉक आपने परचेस कर लिए हैं और बीटा इसका 1.25 का एक्सपेक्टेड है कि मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ने वाला है। तो आपने शेयर को बाय ही इसलिए करा क्योंकि आपको लग रहा है मार्केट बढ़ने वाला है, तो मार्केट बढ़ेगा तो आपको भी यहां पर बढ़ने से प्रॉफिट होगा। लेकिन अब यहां पर आप हेज करना चाहते हैं, तो हेज करने के लिए कितने फ्यूचर बाय करने या सेल करने कैसे पता चलेगा, सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो आंसर मिल जाएगा। पोर्टफोलियो कितने वैल्यू का है, 50 लाख का पोर्टफोलियो है, तो यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं हम 50 लाख का पोर्टफोलियो है, मल्टीप्लाई पोर्टफोलियो का बीटा कितना है 1.25, तो 1.25 50 लाख इंटू 1.25 हमें करना है और माइनस का साइन लगाना है। तो यहां पर हमें शॉर्ट पोजीशन लेनी पड़ेगी इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 50 लाख इंटू 1.25। आई थिंक इसको सॉल्व करोगे तो ये आना चाहिए 62,50,000।
पेन क्यों नहीं चलता है? 62,50,000, तो 62.5 लाख के फ्यूचर आपको यहां पर शॉर्ट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट बोला कि आपने शॉर्ट पोजीशन ले रखी है। शॉर्ट पोजीशन मतलब आपने शॉर्ट सेलिंग कर रखी है, आपके पास कोई स्टॉक नहीं है बट फिर भी आपने मार्केट में जाके इसको सेल कर दिया। कैश मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करिए 25 लाख की डब्ल्यू लिमिटेड के स्टॉक की, और बीटा है इनका 0.9 का, तो यहां पर पोर्टफोलियो का वैल्यू है आपका 25 लाख नेगेटिव के अंदर, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग करिए। बाइंग करते तो पॉजिटिव होता है, शॉर्ट सेलिंग करिए तो नेगेटिव पोर्टफोलियो है, और 0.9 का बीटा है। आपको बताना है कि क्या आपको पोजीशन लेनी है। आपको लग रहा है कि प्राइसेस गिरने वाले, तो प्राइसेस गिरने वाले इसीलिए तो आपने शॉर्ट सेलिंग करी होगी, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग में प्रॉफिट कब होगा? जब प्राइसेस आपके फॉल करेंगे। तो यहां पर बताइए कि क्या आपको फ्यूचर को बाय करना है या सेल करना है, कैसे बताओगे? फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। तो यहां पर फॉर्मूला स्टार्ट होता है माइनस साइन से, और आपने तो शॉर्ट सेलिंग कर रखी है तो आपका पोर्टफोलियो भी माइनस में, तो माइनस माइनस यहां पर प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो बीटा से, बीटा है आपका 0.9 का, तो यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 25 लाख इंटू 0.9 करोगे तो 22.5 लाख आएगा। तो 22.5 लाख की आपको यहां पर फ्यूचर बाय करने, एंड यहां पर नेगेटिव आंसर आया था तो यहां पर आपको शॉर्ट करने थे। तो ऊपर बात करें तो माइनस करना है, 62.5 लाख के फ्यूचर आपको शॉर्ट करने हैं और 22.5 लाख के फ्यूचर करने हैं बाय। नेट करोगे तो माइनस का 62.5 प्लस का 22.5, माइनस के 40 लाख के आपको नेट फ्यूचर सेल करके आने हैं। वेरीफाई करते हैं आईसीआई से। तो आज पेन में थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, तो आप सभी को बहुत बहुत सॉरी अगर आपको लगता है कि सेशन में बहुत डिले हो रहा है, तो थोड़ा बहुत डिले हो सकता है क्योंकि पेन में थोड़ा इश्यू चल रहा है, बट क्योंकि हमें एमटीपी रिकॉर्ड करना था तो हम एमटीपी रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5B है। आर लिमिटेड के केस में आपने बाय कर रखा था, तो फ्यूचर को क्या करोगे? फ्यूचर को शॉर्ट करोगे, तो यहां पर पोजीशन में आपको फ्यूचर शॉर्ट करने हैं। 50 लाख की बाइंग थी, 1.25 का बीटा था, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 62,50,000 के फ्यूचर करने पड़ेंगे शॉर्ट। देन आता है आपका डब्ल्यू लिमिटेड, यहां पर आपने शॉर्ट सेलिंग कर रखी थी, कितने की? 25 लाख की। अगर शॉर्ट कर रखा है तो फ्यूचर को बाय करना होगा, तो यहां पर लॉन्ग पोजीशन लेनी है फ्यूचर में। मल्टीप्लाई कर देना बीटा से, तो 22.5 लाख का आपको करना है बाइंग। तो नेट कर लोगे तो नेट आपका 40 लाख का शॉर्ट करना रहेगा। तो ये हमारा एमटीपी सीरीज 1 का क्वेश्चन होता है कंप्लीट, और एमटीपी सीरीज 1 के बाकी सभी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो एमटीपी सीरीज 1 यहां पर हो चुका है आपका कंप्लीट। अब चलते हैं आपके एमटीपी नंबर सीरीज 2 पर। एमटीपी सीरीज 2 आपके लिए इंटरेस्टिंग एमटीपी, क्योंकि यहां पर आपको 3 नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ये तीनों नए क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने कभी ना कभी पास्ट ईयर पेपर आरटीपी में प्रैक्टिस कर रखे होंगे, लेकिन अगर स्टडी मैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये तीनों क्वेश्चन स्टडी मैट के अंदर कवर नहीं है। सबसे पहले आपके एमसीक्यू केस सिनेरियो सारे के सारे रिपीटेड थे। देन क्वेश्चन नंबर 1A आपके 2 चैप्टर से, चैप्टर 5 सिक्योरिटी वैल्यूएशन में जो बॉन्ड वैल्यूएशन है वहां से, और चैप्टर नंबर 8 म्यूचुअल फंड से। तो 2 चैप्टर से एक क्वेश्चन आईसीआई ने प्रिपेयर करा है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले भी आईसीआई इसको आरटीपी में पूछ चुका है, इस बार आईसीआई ने एमटीपी में पूछा है। चलते हैं सॉल्व करते हैं। आई थिंक पेज नंबर 32 के अराउंड मिल जाएगा क्वेश्चन 1A। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1A आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। पहले रिक्वायरमेंट समझेंगे एंड देन क्वेश्चन की डिटेल डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हमें रिक्वायरमेंट गिवन है, तो रिक्वायरमेंट ही बहुत ज्यादा बड़ी आईसीआई ने दी है, तो एक एक रिक्वायरमेंट को रीड करो और आंसर करते जाओ। पहली रिक्वायरमेंट है कि बताइए कि टाइप ऑफ फंड क्या है। यहां पर जो फंड गिवन है उसका टाइप क्या है। अब सर टाइप कौन कौन से होते हैं फंड के? जनरली हम लोग 2 ही टाइप मानते हैं फंड के, इक्विटी फंड और आपके डेट फंड। बट डेट फंड के अंदर भी मल्टीपल टाइप होते हैं, लेकिन अभी के लिए आप मान के चलिए इक्विटी और डेट फंड 2 ही आपके टाइप है। अब समझे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, यहां पर आपके फंड का गवर्नमेंट बॉन्ड है आपके पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2026, 2030, 35, 42, 52। तो डिफरेंट मैच्योरिटी के गवर्नमेंट बॉन्ड में आपने इन्वेस्ट कर रखा है। कूपन रेट गिवन है, मतलब कितना यहां से इंटरेस्ट मिलता है, और यहां पर परचेज रेट गिवन है, यानी परचेज करने जाओगे तो मार्केट रेट कितना रहेगा। फेस वैल्यू सभी का 100 रुपीज का है, और ये चल रहा है इनका मार्केट प्राइस। ड्यूरेशन यहां पर गिवन है आपको ईयर्स में। सर ड्यूरेशन क्या होता है? क्या ड्यूरेशन सर मैच्योरिटी होता है? ड्यूरेशन मैच्योरिटी नहीं होता है। ड्यूरेशन आपका वेटेड एवरेज टाइम है, जिस टाइम के अंदर आपको आपका प्रॉमिस वाईटीएम मिल जाएगा। यानी कोई बॉन्ड आप परचेज करते हो और
बॉन्ड परचेज करने के बाद आपके बॉन्ड की जो ड्यूरेशन है उतनी ड्यूरेशन के लिए अगर आपने बॉन्ड को होल्ड कर दिया तो परचेज करते टाइम जो मार्केट में वाईटीएम चल रहा था वही वाईटीएम आपको ड्यूरेशन पे सेल करने पर मिलेगा। मतलब सिंपल सी बात है, ड्यूरेशन बताएगा कि आप कितने टाइम तक बॉन्ड को होल्ड करोगे अगर आपको अपना प्रॉमिस वाईटीएम चाहिए। अगर इससे ज्यादा होल्ड करते हो या इससे कम होल्ड करते हो तो आपका प्रॉमिस वाईटीएम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट ड्यूरेशन जितना होल्ड करोगे तो आपको अपना प्रॉमिस वाईटीएम मिलेगा। सर ये वाईटीएम वाईटीएम क्या बात करें, वाईटीएम क्या होता है? वाईटीएम मतलब आपके बॉन्ड का रिटर्न होता है। तो यहां पर आपको ड्यूरेशन गिवन है। अब ड्यूरेशन का मेन यूज क्या होता है? ड्यूरेशन का मेन यूज होता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैलकुलेट करना। मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या है? मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता है अगर ड्यूरेशन को डिवाइड कर दिया जाए 1 प्लस वाईटीएम से तो मिलता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। ये बॉन्ड की वॉलेटिलिटी बताता है। सर वॉलेटिलिटी क्या होती है? वॉलेटिलिटी मतलब आपके बॉन्ड के प्राइस और इंटरेस्ट रेट के बीच का रिलेशनशिप। जनरली बॉन्ड के प्राइस और इंटरेस्ट रेट के बीच में नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर इंटरेस्ट रेट फॉल करेगी बॉन्ड के प्राइस बढ़ेंगे, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो बॉन्ड के प्राइस गिरेंगे। तो यहां पर ड्यूरेशन को हम लोग यूज करेंगे एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मॉडिफाइड ड्यूरेशन। तो ये ड्यूरेशन यहां पर भले ही गिवन है लेकिन आप इसको मॉडिफाइड ड्यूरेशन मानना, क्योंकि ड्यूरेशन से ही मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैलकुलेट होता है। अगर ड्यूरेशन ज्यादा है तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज्यादा है, आपका बॉन्ड ज्यादा वॉलेटाइल है। अगर ड्यूरेशन कम है तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन कम है, आपका बॉन्ड कम वॉलेटाइल रहेगा। तो यहां पर ये डेटा क्वेश्चन में गिवन है। अब फेस वैल्यू गिवन है टोटल इन्वेस्टमेंट का 5 करोड़ इन ईच गवर्नमेंट बॉन्ड। टोटल 5 गवर्नमेंट बॉन्ड है आपके पास, पांचों के अंदर 5 करोड़ आपने फेस वैल्यू पर इन्वेस्ट करे थे। तो टोटल आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा? 25 करोड़ का आपने टोटल इन्वेस्टमेंट करा होगा। अब ये आपका इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है? तो मार्केट वैल्यू हमें यहां पर गिवन है। अब रिक्वायर्ड क्या है कि पहले बता दीजिए कि टाइप ऑफ फंड क्या है। तो यहां पर आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, डेट में इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये डेट फंड है। डेट फंड के अंदर भी अगर आप केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हो या फिर मेजर पार्ट आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, तो इस तरह के फंड को बोलते गिल्ट फंड। गिल्ट वाला, गिल्ट नहीं, GILT वाला गिल्ट फंड। तो ये आपका गिल्ट फंड कहलाया जाएगा। तो इसको हम गिल्ट फंड बोलते हैं। आपको यहां पर आंसर लिखकर आना है गिल्ट फंड का। तो फर्स्ट पार्ट आपका डन है, क्विकली वेरीफाई भी कर लेते हैं। क्वेश्चन मिल जाएगा आंसर 42 पे आई थिंक। क्वेश्चन 1A। तो 1A का आंसर है कि ये आपका गिल्ट फंड है। अब डेट फंड लिखकर आते तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देता, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भले ये डेट फंड है लेकिन डेट के अंदर भी ये गिल्ट फंड है क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आप करते हो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि एनएवी बता दीजिए पर यूनिट ऑफ फंड अगर नंबर ऑफ यूनिट 2.5 करोड़ है। सर एनएवी कैसे बताते हैं? एनएवी का सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल वैल्यू को डिवाइड कर दो टोटल यूनिट के साथ, तो आपको मिल जाएगा टोटल नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट। तो टोटल वैल्यू कितनी है आपकी इन्वेस्टमेंट की? वैल्यू के लिए आपको बोला था कि 5 करोड़ रुपए फेस वैल्यू पर इन्वेस्ट करे थे, मार्केट प्राइस हमें यहां पर गिवन है। अब अगर आपने 5 करोड़ इन्वेस्ट करें, 5 करोड़ को हम लोग 500 लाख लिख सकते हैं। 500 लाख को डिवाइड कर दो आपकी फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू क्वेश्चन ने बोला है 100, तो 500 लाख डिवाइड बाय 100 तो ये होता है 5 लाख। यानी आपने हर बॉन्ड के 5 लाख यूनिट्स परचेस करे हैं। तो हर बॉन्ड के 5 लाख यूनिट आपने परचेस करे हैं। एक यूनिट का प्राइस चल रहा है 106.5, तो 5 लाख इंटू 106.5 आपको मिल जाएगा वैल्यू। इस तरह से सभी को मल्टीप्लाई कर दो 5 लाख से, सभी का वैल्यू मिल जाएगा। टोटल कर देना, टोटल नेट एसेट वैल्यू मिल जाएगा। डिवाइड कर देना नंबर ऑफ यूनिट 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ को 250 लाख लिख सकते हो, तो डिवाइड कर देना 250 से, आपको मिल जाएगा नेट एसेट वैल्यू। वेरीफाई करते हैं आईसीआई से। तो यहां पर आईसीआई ने सबसे पहले सिक्योरिटीज के नाम कॉपी कर लिए, इनका जो मार्केट प्राइस जो कि परचेस प्राइस था ये कॉपी कर लिया। अब कैलकुलेट किया इन्वेस्टमेंट वैल्यू। कैसे निकाला होगा? सिंपल सी बात है, परचेस प्राइस अवेलेबल है, 5 लाख यूनिट सभी के आपके पास है, तो इंटू 5 करते जाओ, आपको मिलता जाएगा इनका मार्केट प्राइस। तो इंटू 5 कर देना, टोटल मार्केट प्राइस है 2637 लाख। करोड़ में बात करें तो 26.375 करोड़ इनका टोटल वैल्यू है। अब ये टोटल नेट एसेट आ गई, डिवाइड करो नंबर ऑफ यूनिट से, तो 2637 डिवाइड बाय 250 लाख, 2.5 करोड़ यूनिट से, तो 10.55 बनता है यहां पर नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट। यहां पर बता रखा है कि किस तरह से हमने ये वैल्यू कैलकुलेट करें। टोटल 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू पर था, तो डिवाइड किया फेस वैल्यू से, मल्टीप्लाई करा आपके रिवाइज मार्केट प्राइस से। तो क्वेश्चन नंबर 1A का सेकंड पार्ट भी सॉल्टेड है। ठीक है, सिंपल पार्ट था। अब थर्ड पार्ट पे आपको फोकस करना है। थर्ड पार्ट पे आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। अब थर्ड पार्ट में क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
आप बताइए कि क्या एक्शन लेना है ताकि रिस्क को रिड्यूस कर ले बाय चर्निंग आउट इन्वेस्टमेंट। सर चर्निंग आउट क्या होता है? चर्निंग आउट मतलब आपका जो पोर्टफोलियो है उनमें से किसी सिक्योरिटी को सेल करना और दूसरी सिक्योरिटी को बाय करना। तो आप किसी सिक्योरिटी को सेल करोगे, किसी को बाय करोगे, किसको सेल करोगे, किसको बाय करोगे, डिपेंड करेगा क्या सिचुएशन है। तो एक्शन में यही बताना है कि किसको सेल करें, किसको बाय करें। अब यहां पर आपको सिनारियो गिवन है। पहला सिनारियो की इंटरेस्ट रेट आपकी लोअर हो गई है, डिक्रीज हो गई है 25 बेसिस पॉइंट से, मतलब 0.25% से। सेकंड केस के अंदर आपकी इंटरेस्ट रेट रेज हो गई है 75 बेसिस पॉइंट से 0.75% से। अब यहां पर आपको रिवाइज ड्यूरेशन भी बताना है। तो थर्ड पार्ट में दो रिक्वायरमेंट है, पहले एक्शन बताओ और फिर बताओ कि रिवाइज ड्यूरेशन कितना रहेगा। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन ईच सिनारियो। तो क्वेश्चन अगर रिवाइज ड्यूरेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको करंट ड्यूरेशन पता होना चाहिए, करंट ड्यूरेशन पता होना चाहिए, और लास्ट में एक नोट दिया कि सिंपल एवरेज आपको यूज करना है। तो करंट ड्यूरेशन कैसे निकालोगे? जनरली पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन हम लोग वेटेड एवरेज से करते हैं। वेट हम लोग लेते हैं आपके मार्केट प्राइसेस को, मार्केट प्राइसेस हमें यहां पर गिवन है, बट क्वेश्चन ने बोला कि सिंपल एवरेज यूज करना, वेटेड एवरेज मत करना। तो सिंपल सी बात है, सभी को ऐड करो, डिवाइड करो नंबर से। नंबर यहां पर 5 है तो सभी को ऐड करो, डिवाइड करो 5 से, मिल जाएगा आपको यहां पर सिंपल एवरेज। तो इन सभी को ऐड करके डिवाइड बाय 5 करके सिंपल एवरेज मिल जाएगा। ये बात तो हमारा फिक्स है। अब यहां पर जो मेन पार्ट है इस पर करते फोकस। मेन पार्ट क्या है कि सर एक्शन क्या लोगे? अगर इंटरेस्ट रेट गिरने वाले हैं तो एक्शन क्या लोगे? तो अब यहां पर फोकस करो। हमने बोला था कि ड्यूरेशन यहां पर मॉडिफाइड ड्यूरेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि ड्यूरेशन से ही मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैलकुलेट होता है। ड्यूरेशन ज्यादा होगा तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज्यादा होगा। मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या था? मॉडिफाइड ड्यूरेशन वॉलेटिलिटी बताता है आपके बॉन्ड की विथ रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट, यानी इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड के प्राइस का रिलेशनशिप है। अब समझो यहां पर कि अगर इंटरेस्ट रेट लोअर होने वाले हैं, इंटरेस्ट रेट गिरने वाले हैं, तो बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। अगर इंटरेस्ट रेट गिरने वाले हैं तो बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। एंड जिस बॉन्ड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन सबसे ज्यादा होगा उसका प्राइस सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, और जिसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन सबसे कम होगा उसका प्राइस सबसे कम तेजी से बढ़ेगा। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट गिरे तो हमारे पास ऐसे बॉन्ड ज्यादा हो जिनका ड्यूरेशन ज्यादा हो, क्योंकि अगर आपका ड्यूरेशन ज्यादा है तो आपके जो बॉन्ड के प्राइसेस है हाई स्पीड से इंक्रीज होंगे। तो यहां पर आपको गिवन है 5 बॉन्ड। अब इन 5 बॉन्ड में सबसे लोवेस्ट ड्यूरेशन किसका है? सबसे लोवेस्ट ड्यूरेशन है आपके 2026 वाले बॉन्ड का। तो 3.5 ही इनका ड्यूरेशन है, और सबसे ज्यादा ड्यूरेशन है आपके 2052 वाले बॉन्ड का, यानी 13 का। तो अगर हमने पोर्टफोलियो के अंदर जिस बॉन्ड का ड्यूरेशन ज्यादा है इसको और बाय कर लिया, ऐड कर लिया, तो हमारे बॉन्ड, हमारे पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन इंक्रीज होगा। ड्यूरेशन इंक्रीज होगा तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन बढ़ेगा, और मॉडिफाइड ड्यूरेशन बढ़ जाएगा तो अगर आपके इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू हाई स्पीड से इंक्रीज होगा। तो यही कंसेप्ट पर आपको फोकस करना था। तो यहां पर हमें ऐड करना है 2052 वाले बॉन्ड को और रिड्यूस करना है 2026 वालों को, क्योंकि इनका ड्यूरेशन कम है। तो यहां पर इनको माइनस करेंगे और इनको करेंगे प्लस, यानी यहां पर जो आपका इन्वेस्टमेंट था 2026 में, इसको सेल कर देना, बाय कर लेना इसके अगेंस्ट में 2052 वाले बॉन्ड, और रिवाइज ड्यूरेशन कैलकुलेट करना। वेरीफाई करते आईसीआई से। तो सबसे पहले आपने एवरेज ड्यूरेशन के लिए सबको ऐड किया, डिवाइड बाय 5 किया, तो एवरेज ड्यूरेशन बनता है 7.85 का। अब हमें सिनारियो में जाना है और रिवाइज ड्यूरेशन कैलकुलेट करके आना है। फर्स्ट पार्ट के अंदर बोला था कि इंटरेस्ट रेट गिरने वाले हैं। अगर इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तो बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे। किस स्पीड से बढ़ेंगे? मॉडिफाइड ड्यूरेशन की स्पीड से बढ़ेंगे। तो हम चाहते हैं कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपका हायर हो, हमारे बॉन्ड पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन हायर हो। हमारा फोकस क्या है कि बॉन्ड ड्यूरेशन को हायर करना है। हायर करने के लिए आपके पास जो लोवेस्ट वाला ड्यूरेशन है 3.5, इसको निकालो, और जो हाईएस्ट वाला इसको डबल डाउन करो। तो यहां पर क्या किया हमने? 39.25 टोटल था, इसमें से ये -3.5 करके इसको निकाल दिया और 13 करके इसको वापस से डबल डाउन कर दिया, डिवाइड किया 5 से, तो रिवाइज ड्यूरेशन आता है 9.75। तो इस तरह से आपने अपने ड्यूरेशन को इंक्रीज कर लिया, ड्यूरेशन को इंक्रीज कर लिया, आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन बढ़ चुका है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन बढ़ चुका है, जब इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तो आप हाई स्पीड से आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू बढ़ेगा। तो यहां पर करना क्या? आपने परचेज करा है सबसे लेट वाला 2052 वाला, और डिस्पोज करा है सबसे अर्ली 2026 वाला बॉन्ड। आई होप कि ये पार्ट आपको क्लियर है। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, आई एम हैप्पी टू आंसर, ताकि आपके डाउट भी आंसर हो जाए और किसी और स्टूडेंट के कॉमन डाउट हो तो वो भी आपके कमेंट सेक्शन में आंसर हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट रेट आर एक्सपेक्टेड टू रेज। अब यहां पर फोकस करो। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ने वाले हैं, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले तो बॉन्ड के प्राइसेस गिरने वाले हैं।
और जिस बॉन्ड का ड्यूरेशन ज्यादा होगा उसके प्राइस ज्यादा स्पीड से गिरेंगे, तो हम चाहते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन यहां पर कम हो जाए। अभी का ड्यूरेशन कितना है, अभी का ड्यूरेशन हमने कैलकुलेट किया था, उसको हमें रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस करोगे, तो यहां पर जिसका ड्यूरेशन कम है इसको ऐड करो और जिसका ज्यादा है इसको डिस्पोज करो। ये आपका आंसर होना चाहिए और ये करेक्ट आंसर है। बट आईसीआई क्या बोल रहा है, आईसीआई बोल रहा है कि ये आंसर करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है सर, आईसीआई बोलता है कि यार इसका ड्यूरेशन बहुत ही ज्यादा कम है, 3.5 अकॉर्डिंग टू आईसीआई बहुत ही ज्यादा कम है। मेरे अकॉर्डिंग तो यही सही आंसर है, लेकिन आईसीआई के अकॉर्डिंग 3.5 बहुत ज्यादा कम है। तो ऐसा करो, इसको बाय मत करो, इससे जो नेक्स्ट सबसे छोटा है, इससे जो नेक्स्ट सबसे छोटा है वो है 6.5 वाला, तो इसको बाय कर लो। तो आइडियली आईसीआई को 3.5 बाय करना चाहिए था, लेकिन आईसीआई ने कौन सा बाय कराया, आईसीआई ने बाय करवाया 6.5 वाला। तो अब क्या होने वाला है, 6.5 वाले में डबल डाउन करेंगे और यहां पर 13 वाले को करेंगे, निकालेंगे अपने पोर्टफोलियो से। तो वेरीफाई करते हैं। यहां पर आईसीआई बोलता है कि 2030 वाले को परचेस करना है। 2030 वाला कौन सा था सर, तो ये 2030 वाला 6.5 वाला था, इसको परचेस करना है। 2052 को निकालना है, तो 39.25 जो आपका पहले का वैल्यू था, 39.25 जो आपका पहले का वैल्यू था, इसमें से माइनस कर दो 13, क्योंकि यहां पर आपका ड्यूरेशन ज्यादा है, ड्यूरेशन हमें कम करना है। और ऐड क्या करवाया आपने, आपने ऐड करवाया 2030 वाला यानी प्लस 6.5। आइडियली यहां पर प्लस 6.5 की जगह प्लस वो 3.5 होना चाहिए था। बट आईसीआई को क्या लगता है, आईसीआई बोलता है कि 2026 बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि इनका मैच्योरिटी पीरियड बहुत ज्यादा शॉर्ट है। तो आईसीआई को लगता है कि मैच्योरिटी पीरियड शॉर्ट है, हमें नहीं लगता है, बट हमारे लगने से कुछ नहीं होगा, जो आईसीआई को लगेगा वही आपको करके आना है। तो अगर यही सेम क्वेश्चन आता है तो आपको भी यही करके आना है और ये रीजनिंग आपको देकर आनी है। तो करेक्ट आंसर 3.5 था, लेकिन आईसीआई ने बोला कि हमें शॉर्ट लग रहा है तो हम इसको नहीं लेंगे, हम लोग नेक्स्ट पर चले जाएंगे। तो यहां पर हमें नेक्स्ट वाले को लेना है जो कि आपका 6.5 है। तो यही आंसर आप कैलकुलेट करके आएंगे, फाइनल आंसर आता है 6.55 ईयर्स का। क्वेश्चन आपका डन है। यहां पर सेम चीज बोलिए कि जब आपके इंटरेस्ट रेट फॉल करे तब आपने ड्यूरेशन को बढ़ा दिया, जब इंटरेस्ट रेट गिरे तब आपने ड्यूरेशन को कम कर लिया। तो हमारा क्वेश्चन होता है यहां पर डन 1A। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 एडवांस कैपिटल बजटिंग। अगेन नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, चलते हैं करते हैं डिस्कस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। बहुत बड़ी कहानी सुनाई है आपको यहां पर, तो कहानी के साथ साथ रिक्वायरमेंट को आपको ध्यान में रखना है। स्टार्ट करते रिक्वायरमेंट से एंड देन समझेंगे पूरी कहानी को। पहली रिक्वायरमेंट बोली कि कंपनी को एडवाइस करिए फाइनेंशियल वाइबिलिटी ऑफ प्लान इन्वेस्टमेंट। सर फाइनेंशियल वाइबिलिटी क्या होता है, फाइनेंशियल वाइबिलिटी मतलब अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। प्रॉफिट होगा तो फाइनेंशियली वाइबल, अगर लॉस होगा तो फाइनेंशियली वाइबल नहीं है। हम लोग प्रॉफिट को जनरली एनपीवी से मेजर करते हैं, तो यहां पर एनपीवी पॉजिटिव आएगा तो वाइबल है, नेगेटिव आएगा तो वाइबल नहीं है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो एनपीवी कैलकुलेट करनी है फर्स्ट 4 ईयर ऑफ ऑपरेशन की। और यहां पर एक अजम्पशन बोली कि टैक्स बेनिफिट जो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पर होगा। सर अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या होता है, कभी ना कभी डायरेक्ट टैक्स में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो एक बार यहां पर समझ लीजिए। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, मान लीजिए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू या मशीनरी का वैल्यू 40 लाख है, लेकिन इसमें से केवल 20 लाख ही आप क्लेम कर पाए, बाकी 20 लाख आप क्लेम नहीं कर पाए। सर क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि आपके पास हो सकता है प्रॉफिट्स ना हो, या फिर हो सकता है कि आपने अपना धंधा ही बंद कर दिया, तो अब आपका जो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, रिमेनिंग डेप्रिसिएशन है, आप कवर नहीं कर पाए। तो अगर 40 लाख की वैल्यू में से केवल 20 लाख ही आप कवर कर पाए हो, तो रिमेनिंग 20 आपका अनएब्सॉर्ब्ड बचता है, तो इसको वो डेप्रिसिएशन बोलते हैं जिस पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तब आप और अच्छे से समझ पाओगे, लेकिन यहां पर बोला कि टैक्स बेनिफिट जो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का है फॉर रिमेनिंग पीरियड विल नॉट बी अवेलेबल। तो जो आपका टैक्स जो रिमेनिंग डेप्रिसिएशन बच जाएगा उसका टैक्स बेनिफिट कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट को आंसर करते हैं, देन सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे और बातें करेंगे। नोट बोलता है कि पीवी फैक्टर को 3 डेसिमल में ले लेना, कैलकुलेशन करोड़ में करना और 3 डेसिमल पॉइंट ध्यान में रखना। अब कहानी समझो कि कहानी क्या बताई गई है। डी एंड कंपनी इंस्टॉल करता है पाइप्स ऑक्सीजन के हॉस्पिटल में एज पर देयर स्पेसिफिकेशन। अब ये प्लान कर रहा है, ठीक है, अभी तक तो आप हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के पाइप लगाते थे, अब ये 40 करोड़ की नई फैसिलिटी क्रिएट करना चाहता है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो आपको पता है 40 करोड़ का है, और यहां पर आप वैन और ट्रक को एम्बुलेंस में कन्वर्ट करोगे। अभी तक तो हॉस्पिटल में पाइप लगते थे, अब आप एम्बुलेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, और यहां पर हर एम्बुलेंस को आप डिजाइन करोगे कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हमने यहां पर एक्सपेक्टेशन करी है प्रोडक्शन एंड सेल की फर्स्ट 4 ईयर के अंदर। तो ईयर 1 2 3 4 के अंदर हम कितनी एम्बुलेंस बनाकर बेच देंगे, 250 300 450 450। ठीक है,
सेलिंग प्राइस रहेगा एम्बुलेशन का, डिपेंड करेगा कि वैन है या फिर ट्रक है, कन्वर्ट कैसे करा है, क्वालिटी क्या है, एक्सटेंट ऑफ कन्वर्जन वर्क क्या है, तो जो आपका प्राइस होगा मल्टीपल चीजों पर डिपेंड करता है। डीएन कंपनी ने रिसर्च करा है सेल के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर, और यहां पर उन्होंने आपको रिसर्च बताई है कि रिसर्च क्या बोलती है। रिसर्च बोलती है कि बेसिक जो आपका काम होगा, बेसिक कस्टमाइजेशन होगा, बेसिक कन्वर्जन होगा, ये 20% कस्टमर करवाएंगे, स्टैंडर्ड करवाएंगे 45% और डिलक्स करवाएंगे 35%। तो 3 तरह के काम रहने वाले हैं। अब अगर बेसिक करोगे तो पैसा मिलेगा 30 लाख, स्टैंडर्ड करोगे तो 42 लाख और डिलक्स करोगे तो 72 लाख। अब अगर आपको क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, क्या आप मुझे इसका एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। जब भी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस निकालना हो तो प्रोबेबिलिटी इनटू सेलिंग प्राइस, प्रोबेबिलिटी इनटू सेलिंग प्राइस, सभी का कर दो टोटल, आपको मिल जाएगा एवरेज एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, यानी एक एम्बुलेंस आपकी एवरेज कितने रुपए में बिकने वाली है या फिर कितने रुपए आप एक एम्बुलेंस पे चार्ज करोगे। सिमिलरली यहां पर कन्वर्जन कॉस्ट दे रखी है कि एम्बुलेंस को या फिर ट्रक या वैन को एम्बुलेंस में कन्वर्ट करोगे तो बेसिक में 23 लाख का खर्चा आता है, स्टैंडर्ड में 29 लाख और डिलक्स में 40 लाख। अगेन मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए कि एवरेज एक्सपेक्टेड कन्वर्जन कॉस्ट क्या होगी, तो बता सकते हो? बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी इनटू कर देंगे कॉस्ट। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, एवरेज एक्सपेक्टेड कॉस्ट और एवरेज एक्सपेक्टेड सेल प्राइस कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है, तो ऐसा करते वेरीफाई कर ही लेते हैं हैंड टू हैंड आंसर आईसीआई के साथ। तो जितना पार्ट हम डिस्कस करें उतना पार्ट आईसीआई के आंसर से वेरीफाई करते रहते हैं, ताकि जब क्वेश्चन आपका रीड होना कंप्लीट हो तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपका कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 2A था, 3A था, आई थिंक 3A था। ठीक है, तो सबसे पहला वर्किंग नोट यही है, सेलिंग प्राइस निकालो। तो प्रोबेबिलिटी इनटू सेलिंग प्राइस, प्रोबेबिलिटी इनटू सेलिंग प्राइस, प्रोबेबिलिटी इनटू सेलिंग प्राइस, 50 लाख 10,000 पर यूनिट का सेलिंग प्राइस रहेगा। सिमिलरली कन्वर्जन कॉस्ट के लिए कॉस्ट इनटू सेलिंग, कॉस्ट इनटू प्रोबेबिलिटी, कॉस्ट इनटू प्रोबेबिलिटी, 31,65,000 एक वैन पर कॉस्ट लगने वाला है। तो सेलिंग प्राइस आ चुका है, कॉस्ट आ चुका है, क्या आप मुझे यहां पर प्रॉफिट या फिर कंट्रीब्यूशन बता सकते हो? बिल्कुल बता देंगे। माइनस कर दो दोनों को तो आपको पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ये बात तो सॉर्टेड है। एंड यहां पर देखोगे तो आपको क्वांटिटी बता रखी कि आपकी कितनी क्वांटिटी रहेगी, तो इस क्वांटिटी को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करो तो एक्सपेक्टेड सेल प्राइस मिलेगा, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो कॉस्ट से तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट मिलेगा, दोनों का डिफरेंस निकालो, मिलेगा आपको अपना कंट्रीब्यूशन या फिर ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस पार्ट को भी वेरीफाई कर ही लेते हैं। सेल्स इनकम के लिए क्वांटिटी क्वेश्चन से कॉपी करी, ऊपर से हमने आपका एवरेज सेलिंग प्राइस कैलकुलेट किया था, तो ये मिलता है आपको अपना सेल्स इनकम जो कि करोड़ में कन्वर्ट कर दिया है। सिमिलरली कन्वर्जन कॉस्ट का भी वर्किंग नोट बना लेना। ये क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है, कन्वर्जन कॉस्ट आपने कैलकुलेट करी थी 31,65,000 की, मल्टीप्लाई कर देना, कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी। तो हमारे पास सेल प्राइस आ चुका है, कन्वर्जन कॉस्ट आ चुका है, दोनों का डिफरेंस निकालो, वेरिएबल प्रॉफिट या फिर आपका कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा। तो यहां पर सेल्स इनकम कन्वर्जन कॉस्ट निकाला, कंट्रीब्यूशन आपको मिलता है, तो हमने यहां पर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लिया है। तो एग्जाम के अंदर भी यही अप्रोच फॉलो करा करो, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हो क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में सॉल्व करते जाओ, ताकि कहीं पर भी मिस्टेक आपसे ना हो। अब ये पार्ट हमने पढ़ लिया है, अब बाकी की कहानी पढ़ लेते हैं। फिक्स कॉस्ट जो है आपकी वो डिपेंड करती है आपकी वॉल्यूम पर, यानी फिक्स कॉस्ट फिक्स नहीं है, ये भी आपकी वॉल्यूम पर डिपेंड कर रही है। प्रोडक्शन वॉल्यूम 200 से 299 तो 40 करोड़ की फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, 300 से 399 तो 50 और 400 से 499 तो रहेगी 55 करोड़ की। अब बताइए कि हर साल कितनी कॉस्ट लगेगी? तो ईयर 1 में आप 250 बना रहे तो 250 कहां पर फॉल करेगा? 250 फॉल करेगा इस ब्रैकेट में, तो 40 करोड़ की आपकी ईयर 1 की कॉस्ट है। सेकेंड ईयर में 300 बनाया तो 300 फॉल करेगा सेकेंड के अंदर, तो 50 करोड़ की यहां पर कॉस्ट है। और आपके थर्ड और फोर्थ में 450 बनाया है तो यहां पर फिक्स कॉस्ट रहेगी आपकी 55 वाली। तो 40 50 55 55 कॉस्ट है, नोट कर लो आपके आंसर के इनकम स्टेटमेंट में। तो यहां पर जब एनपीवी कैलकुलेट करें तो फिक्स कॉस्ट भी नोट कर लो, 40 50 और 55 55 डिपेंड करती है आपके यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स पे। तो यहां पर आपको मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब यहां पर आपको बोला कि एप्लीकेबल टैक्स रेट 28% का है, तो 28% का टैक्स माइनस कर दो। तो नेक्स्ट यहां पर आपने टैक्स माइनस किया तो यहां पर आपका टैक्स माइनस हो गया। ठीक है, अब यहां पर सेटल होगा इन विच इट अराइजेस, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, जिस साल का टैक्स उसी साल आपको पे करना है। कंपनी कैन क्लेम टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन ऑन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर 10 ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का कि आपको जो डेप्रिसिएशन है 10 साल के अंदर स्ट्रेट लाइन बेसिस पर मिलेगा। इन्वेस्टमेंट कितना था सर? इन्वेस्टमेंट हमने देखा था 40 करोड़ का आपने इन्वेस्टमेंट करा और 10 साल की लाइफ है, क्या डेप्रिसिएशन बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। 40 डिवाइड बाय 10 4 करोड़ का आएगा आपका डेप्रिसिएशन, जो कि हर साल मिलेगा। अब जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट तो सर केवल 4 साल चला रहे हो, तो यहां पर
आपको हर साल 4 करोड़ का डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो 4 इंटू 4 16 करोड़ का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। रिमेनिंग कितना बचेगा 6 साल का, तो 24 करोड़ का डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा और ये आपका अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन रहेगा। क्वेश्चन ने बोला था कि अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट मत लेना, मतलब इसको कर दो इग्नोर। तो आपको यहां पर 4 साल में हर साल 4 करोड़ का बेनिफिट मिलेगा डेप्रिसिएशन के ऊपर। अब डेप्रिसिएशन के दो तरह से एडजस्टमेंट किए जा सकते हैं। पहला एडजस्टमेंट होता है कि डेप्रिसिएशन को पहले माइनस करो एंड देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में वापस से ऐड बैक करो। दूसरा तरीका होता है कि सर माइनस प्लस का गेम मत खेलो, डायरेक्टली डेप्रिसिएशन को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करो, टैक्स बेनिफिट मिलेगा, टैक्स बेनिफिट को ऐड कर दो। तो दोनों ही अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो, आंसर दोनों में सेम आएगा। आईसीआई यहां पर सेकंड अप्रोच फॉलो कर रहा है, आपके डेप्रिसिएशन को मल्टीप्लाई कर रहा है टैक्स रेट से, ताकि टैक्स बेनिफिट को ऐड किया जा सके। तो यहां पर टैक्स बेनिफिट निकाला है 4 करोड़ का 28%, ये होता है 1.12 करोड़, तो इसको आपने ऐड किया है। तो ये आपका बिफोर टैक्स प्रॉफिट था, जिसमें से टैक्स माइनस किया और ऐड किया आपने अपना टैक्स बेनिफिट ऑन डेप्रिसिएशन। फाइनल कैश फ्लो मिल जाएंगे, ये आते हैं आपके फाइनल कैश फ्लोस। तो फाइनल कैश फ्लो तक हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन बोलता है कि आफ्टर टैक्स डिस्काउंट रेट 11% है, 11% से डिस्काउंट करवा दो, एनपीवी कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन कंप्लीट होते ही आंसर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। 11% की डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लिए, प्रेजेंट वैल्यू आ गया, टोटल किया तो 38.624 प्रेजेंट वैल्यू है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, 40 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, माइनस कर दो। तो यहां पर तो सर 4 साल तक धंधा करोगे तो नेगेटिव एनपीवी रहने वाला है, मतलब 4 साल तक तो आपके लॉसेस रहेंगे। फर्स्ट पार्ट आपका सॉर्टेड है। अब सेकंड पार्ट पर चलो। सेकंड पार्ट पे बोला कि कंपनी को फाइनेंशियल वाइबिलिटी पर वापस से एडवाइस चाहिए। इस बार जो प्लान इन्वेस्टमेंट है प्रोड्यूस एंड सेल करने का, वो बियॉन्ड फर्स्ट 4 ईयर जाने वाला है। आपको मानना है कि आफ्टर 4th ईयर डीएन कंपनी कंटिन्यू टू प्रोड्यूस द एंड सेल 450 एम्बुलेंस पर ईयर। अब यहां पर यह मानना है कि आप 450 एम्बुलेंस हर साल बनाओगे और हर साल सेल करोगे इनफाइनाइट ईयर्स तक। अभी तक क्या बात चल रही थी, अभी तक तो केवल 4 साल थे, अभी तक तो केवल 4 साल के कैश फ्लो थे। अब बोला कि 5, 6, 7, 8 इनफाइनाइट ईयर्स तक 450 एम्बुलेंस आप बनाकर बेचोगे, कोई ग्रोथ नहीं रहने वाली है। अब यहां पर बताइए कि फाइनेंशियल वाइबिलिटी कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले क्या करूं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर 450 एम्बुलेंस सेल करोगे तो कैश फ्लो कितना रहेगा। क्या आपको ये ऑलरेडी पता है? बिल्कुल पता है, क्योंकि हम लोग यहां पर 3rd और 4th ईयर के अंदर 450 एम्बुलेंस ही सेल कर रहे, तो हमें पता है कि अगर आप 450 एम्बुलेंस सेल करते हो तो आपका कैश फ्लो कितना रहेगा। कितना रहेगा हमारा यहां पर निकाला था हमने 3rd और 4th ईयर के अंदर, जो आपका यहां पर प्रॉफिट था बिफोर टैक्स, इसमें से टैक्स माइनस कर दो, आपको मिलता है आपका कैश फ्लो अगर आप 450 एम्बुलेंस सेल करते हो। ठीक है, अभी हम लोग टैक्स बेनिफिट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो बियॉन्ड 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर, इनफाइनाइट ईयर्स तक आप हर बार 450 एम्बुलेंस बना के सेल करोगे, तो आपका यहां पर जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा हर साल का 28.025, और इस पर आप टैक्स पे कर देना 7.847 का, तो आपको मिलेगा आपका कैश फ्लो। डेप्रिसिएशन वाले पार्ट को अभी इग्नोर करो, डेप्रिसिएशन को हम सेपरेटली कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए डेप्रिसिएशन को भूल जाओ कि आपको कोई डेप्रिसिएशन मिलता है। तो 5th ईयर के अंदर आपका कैश फ्लो कितना होगा, 28.025 माइनस 7.847। कैलकुलेट कर ही लेते चलो, 28.025 माइनस 7.847, ये होता है 20.178। तो 20.178 आप हर साल कमाने वाले हो। अब अगर हर साल यही कैश फ्लो कमाओगे, पूरे का प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालोगे, डिवाइड कर दो आपकी डिस्काउंटिंग रेट से। तो 20.178 डिवाइड 11%, प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा आपको ईयर 4 का। तो ईयर 5 के कैश फ्लो को डिस्काउंट करोगे तो ईयर 4 का प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा। तो ईयर 4 पे आपको मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, मल्टीप्लाई कर देना ईयर 4 के पीवी फैक्टर से, प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा ईयर 0 का। तो देखो क्या करना है यहां पर आपको, तो 20.178 आपका इनफाइनाइट ईयर्स तक कैश फ्लो रहेगा। डिस्काउंट कर दो 0.11 से, तो 4th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर दो 4th ईयर के पीवी फैक्टर 0.659 से, ये आपका 4th ईयर का पीवी फैक्टर था। तो यहां पर ये आपका और प्रेजेंट वैल्यू आपको मिलेगा अगर आप इनफाइनाइट ईयर्स तक काम करते हो। ठीक है, अब अभी यहां पर आपने डेप्रिसिएशन को इग्नोर किया था, वापस से डेप्रिसिएशन को याद करो। डेप्रिसिएशन ने क्या बोला था आपको कि आपकी लाइफ है 40 करोड़ की एसेट थी, 10 साल यानी 4 करोड़ का डेप्रिसिएशन मिलेगा। 4 इंटू 4 16 करोड़ का डेप्रिसिएशन आपने रियलाइज कर लिया था। 4 इंटू 6 ईयर 24 का रियलाइज नहीं करा, तो इस 24 को रियलाइज करो। कैसे रियलाइज करोगे, तो आपको ईयर 5, 6, 7, 8, 9, 10 नेक्स्ट 6 ईयर तक हर साल डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। कितना मिलेगा, 1.120 का, यानी कि 1.120 का आपको टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है फ्रॉम ईयर
5 टू ईयर 10, तो ईयर 5 से लेके 10 तक 6 साल तक मिलेगा। क्या 11th ईयर में डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका डेप्रिसिएशन का बेनिफिट 10 साल तक मिलना था। तो ईयर 5 टू 10 तक अगर 1.120 मिलने वाला है, क्या आप इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ईयर 5 से लेके ईयर 10 तक के जितने भी पीवी फैक्टर से इनका एडिशन कर लो, आपको मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर या फिर सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो यहां पर यही चीज आईसीआई करता है। ये आईसीआई यहां पर बोल रहा है कि 1.12 करोड़ का बेनिफिट है और 2.787 क्या है, ये आपके ईयर 5 से लेके ईयर 10 तक के पीवी फैक्टर का समय। तो ईयर 5 से लेके ईयर 10 के पीवी फैक्टर का समय। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका सीखो। ऐसा करो, पहले ईयर 1 से लेके 10 के पीवी फैक्टर का सम निकाल लो। कैसे निकालोगे? सिंपली टाइप करो कैलकुलेटर पे, आपका 1 प्लस डिस्काउंट रेट 11%, डिवाइड प्रेस करो, इक्वल टू प्रेस करो 10 टाइम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होता है 5.889। तो ईयर 1 टू 10 के पीवी फैक्टर का सम 5.889 है। अब ऐसा करो, ईयर 1 से लेके ईयर 4 के पीवी फैक्टर का सम ले लो, कितना होगा? 1.11 डिवाइड इक्वल टू प्रेस करो 4 टाइम, 1 2 3 4, ये होता है 3.102। तो यहां पर आपके पास ईयर 1 टू 10 का समय, ईयर 1 टू 4 का समय, अगर 1 टू 10 में 1 टू 4 माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा रिमेनिंग ईयर, मतलब ईयर 5 से लेके ईयर 10 का वैल्यू। तो 5.889 माइनस 3.102, ये होता है आपका 2.787, जो कि आईसीआई ने भी यूज करा है। तो 3.121 करोड़ आपके डेप्रिसिएशन का प्रेजेंट वैल्यू आता है। तो अभी तक 4 साल तक जब आपने धंधा किया तब आपका नेगेटिव एनपीवी था 1.376 का, बट यहां पर अब आपको एडिशनल एनपीवी मिल रहा है 120.885 का और 3.121 करोड़ का, दोनों को ऐड करवा दो तो ये आपका एडिशनल एनपीवी हो जाएगा 124.006 का। तो यहां पर 124.006 में 4 साल के एनपीवी को ऐड कर दो, नेगेटिव एनपीवी था, तो नेट एनपीवी आता है 122.632 करोड़ का। यानी 4 साल के बियॉन्ड प्रोजेक्ट को लेकर जाओगे, पॉजिटिव एनपीवी आएगा, प्रोजेक्ट को करो एक्सेप्ट। तो यहां पर आपको बोला है कि अगर बियॉन्ड 4 ईयर जाते हो तो स्ट्रांगली पॉजिटिव है और आपको फाइनेंशियली एक्सेप्ट करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3A आपका डन है। अगर आपको लगा है कि हमने थोड़ा फास्ट डिस्कस करा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम से हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ा स्लो चलने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6A चैप्टर नंबर 4 सिक्योरिटी एनालिसिस से। सेम क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार पहली बार एमटीपी में आया है। करते हैं इसको डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 4A नहीं 6A, सॉरी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6A। रिक्वायरमेंट समझो एंड देन क्वेश्चन को करेंगे आंसर। दिखने में क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सॉल्व करने में सिंपल है। क्वेश्चन के अंदर टेस्ट करना है वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। सर वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी क्या है? वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी बोलती है कि मार्केट आपका रैंडम है, मार्केट में कोई रिलेशनशिप नहीं है, पास्ट ईयर के प्राइसेस और फ्यूचर के प्राइसेस में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये बोलती है वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। इसी को हमें टेस्ट करना है कि क्या पास्ट के प्राइसेस और फ्यूचर के प्राइसेस में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। कैसे बताना है? ऑटो कोरिलेशन टेस्ट। ऑटो कोरिलेशन टेस्ट क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो भी डेटा आपके पास है, डेटा के 2 टुकड़े करो, 2 टुकड़े करने के बाद दोनों डेटा के बीच में कोरिलेशन कैलकुलेट करो। अगर कोरिलेशन आपका ज्यादा आता है तो आपके मार्केट के पास्ट ईयर प्राइसेस और फ्यूचर प्राइसेस में रिलेशन है। अगर आपका कोरिलेशन 0 के आसपास आता है मतलब कोरिलेशन नहीं है। अगर आपका कोरिलेशन 0 आएगा मतलब वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी सही बात बोलती है कि रिलेशन नहीं है। अगर आपका ज्यादा आएगा मतलब रिलेशनशिप है, वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी आपका फेल हो चुका है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि यहां पर आपको मार्केट में रिसेंटली वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी दी है, तो आप इसको वैलिडेट करना चाहते हो। सेंसेक्स का डेटा अवेलेबल है लास्ट 20 डेज का। तो यहां पर सेंसेक्स का डेटा गिवन है। अब सेंसेक्स के डेटा में जो ओपनिंग प्राइस है, हाई प्राइस है, लो प्राइस है और क्लोजिंग प्राइस गिवन है। इनमें से ओपन, हाई और लो किसी काम का नहीं होता है, केवल क्लोजिंग प्राइस रिलेवेंट होता है आपकी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए। हमेशा एग्जाम के अंदर भी हमेशा क्लोजिंग प्राइस ही यूज करना है, बाकी के प्राइसेस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो क्लोजिंग प्राइसेस अवेलेबल है आपके पास 20 डेज के। 20 डेज के 2 टुकड़े कर दो, 1 टू 10 डेज और 11 टू 20 डेज। तो 1 टू 10 डेज बनेगा पहला पार्ट और दूसरा बनेगा 11 टू 20। अब आपके पास 2 सीरीज आ चुकी है, दोनों सीरीज का कैलकुलेट करना है कोरिलेशन, ठीक है। अब यहां पर देखिए आईसीआई ने कैसे कैलकुलेट किया है। चलो चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 6A।
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6A। आपने यहां पर 2 पीरियड काटे, क्लोजिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन था, सेम क्लोजिंग प्राइस आपने यहां पर कॉपी किया। अब क्या करना है, क्लोजिंग प्राइस को यूज करके रिटर्न निकालना है। रिटर्न क्या होता है, रिटर्न होता है डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन। अब क्वेश्चन में डिविडेंड तो नहीं है, केवल कैपिटल एप्रिसिएशन लेना है, मतलब चेंज इन प्राइसेस लेना है। तो ईयर 1 से लेके 2 में जो चेंज आया इसको नोट करोगे रिटर्न, तो यहां पर प्राइस डिक्रीज हुआ है तो नेगेटिव रिटर्न। तो इस तरह से आपको डेली चेंजेस नोट करने, ये डेली चेंजेस आपके एक तरह से डेली रिटर्न है, तो ये आपके पास आते हैं डेली रिटर्न। सेम चीज यहां पर भी कर लेना, तो यहां पर आपको मिल जाएंगे आपके डेली रिटर्न। तो चेंजेस आपको कंपेयर करने, अब रिटर्न आ चुके हैं, 2 रिटर्न्स की सीरीज आपके पास है, कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कोरिलेशन का सिंपल फॉर्मूला होता है कोवेरियंस बिटवीन सिक्योरिटी ए एंड बी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्टैंडर्ड डेविएशन बी। अब यही फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना है, बट आईसीआई ने क्या फॉर्मूला लगाया है, आईसीआई ने यहां पर थोड़ा आपका बड़ा वाला फॉर्मूला अप्लाई करा है। तो ये जो आईसीआई का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे आपका सिंपल फॉर्मूला। कोवेरियंस निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ए निकालेंगे, बी निकालेंगे और आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर आपको ये फॉर्मूला फॉलो करना है, ठीक है। हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एडिशनल क्वेश्चन 1 जैन 21 एग्जाम में एज इट इज सेम क्वेश्चन पूछा गया था, सेम फिगर आईसीआई ने यूज करें। तो एक बार आपने चेंज निकाल लिया, मतलब रिटर्न निकाल लिया। अब रिटर्न के बाद इनका एवरेज रिटर्न निकालो, तो ये आपका मीन आता है। मीन को यूज करके डेविएशन निकालो, तो ये आपके डेविएशन आएंगे। डेविएशन का कर लो यहां पर पास में स्क्वायर। सर स्क्वायर क्यों करवा रहे हो? क्योंकि हमें यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। सेम चीज करो आपकी दूसरी सीरीज के साथ, एवरेज निकालो, यहां पर लो आपका डेविएशन, पास में लो आपका डेविएशन का स्क्वायर, और लास्ट कॉलम में ज्वाइंट डेविएशन, मतलब दोनों के जो डेविएशन है इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, ठीक है। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब आपको चाहिए सबसे पहले कोवेरियंस। कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है ज्वाइंट डेविएशन का सम डिवाइड बाय एन। तो आपको पता है कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय एन। तो यहां पर आपके पास सिग्मा अवेलेबल है, सिग्मा है 1639.44, एन कितना है? तो यहां पर नंबर ऑफ रिटर्न आपके 9 आएंगे। तो 1 to 10 डेज में 10 रिटर्न नहीं निकलते, 1 to 10 डेज में आपको चेंज इन प्राइस देखना है, तो चेंज इन प्राइस से केवल 9 रिटर्न ही बनते हैं। तो डिवाइड बाय 9 कर दोगे, आपको मिलेगा यहां पर कोवेरियंस। कोवेरियंस आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए डेविएशन का जो स्क्वायर का सम होता है इसको डिवाइड करो एन से, तो यहां पर मिलेगा दोनों का वेरियंस। तो ये वेरियंस आया, इसका अंडर रूट करो, तो यहां पर मिलता है दोनों सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन 17.08 एंड 26.31। अब आपके पास कोवेरियंस अवेलेबल है 182.16 का, स्टैंडर्ड डेविएशन अवेलेबल है, डिवाइड कर दो, कोरिलेशन आता है 0.41 का। सेम आईसीआई का कोरिलेशन है, यहां पर आईसीआई का कोरिलेशन है 0.40। तो यहां पर हमारा मेथड और आईसीआई का मेथड डिफरेंट है। हमारा सिंपल मेथड है, आईसीआई का थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड है। सर क्या सिंपल मेथड के मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मार्क्स यहां पर आर कैलकुलेट करने के, बाकी किसी के मार्क्स नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने आर कैलकुलेट कर लिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो आर यहां पर आता है आपका 0.40 का। तो अगर 0.40 का आर है तो क्या कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है? तो कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन मॉडरेट कोरिलेशन है। लेकिन कोरिलेशन है, इसका मतलब वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी फेल हो जाती है। हम यहां पर बोल रहे हैं कि पास्ट ईयर के प्राइसेस और आपके फ्यूचर के प्राइसेस में मॉडरेट कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर बोल देना आपको कि 2 पीरियड के अंदर मॉडरेट डिग्री है, तो यहां पर कोई भी वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। और चलते हैं आपके एनालिसिस पे। एनालिसिस पे जो भी नए क्वेश्चन थे डिस्कस कर लिए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमने यूट्यूब पर अपलोड कर रखे फास्ट ट्रैक बैच में, तो आप रेफर कर सकते हो। कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है, अगर आपको वीडियो नहीं मिलते हैं तो वीडियो के लिए आप कमेंट कर देना, आपको वीडियो बता देंगे। आज के सेशन में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आप सभी से किसी नेक्स्ट यूजफुल सेशन में।